तो प्रवासियों में पैठ किसकी, यह एक बड़ा सवाल है। केदारनाथ का चुनाव प्रवासियों पर आकर टिक गया और सियासत की इस गेम में लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। भाजपाई पसीना बहा रहे हैं। केदारनाथ की सियासी जंग को जीतने के लिए नाक और साक का सवाल। कहा जा रहा है कि दिल्ली वाले बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मगर जहां एक तरफ केदारनाथ से दून और दून से पंजाब तक की दौड़ बीजेपी लगा रही है ताकि प्रवासी उत्तराखंडी केदारनाथ विधानसभा सीट के उन प्रवासियों को वोटिंग वाले दिन वोट डालने के लिए लाया जाए, बुलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के घर में आलम यह है कि प्रभारी का कोई अता पता नहीं। कांग्रेस ही पसीना बहा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, मगर प्रभारी की दिलचस्पी इस उपचुनाव को लेकर दिखाई नहीं देती। यानी एक तरफ बीजेपी रणनीति के आधार पर ताना बाना बुन रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के घर में प्रभारी जिसे रणनीति बनानी चाहिए वो चुनावी रण से बहुत दूर है, कोसों दूर। तो कांग्रेस कैसे रचेगी इतिहास, कैसे जीतेगी केदारनाथ का चुनाव, कैसे बद्रीनाथ और मंगलोर को दोहरा पाएगी कांग्रेस। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। केदारनाथ में बीजेपी की नजर प्रवासी वोटर्स पर है, जबकि कांग्रेस को प्रभारी का है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी जहां माइक्रो लेवल की तैयारी कर रही है, तो वहीं पहली बार किसी चुनाव में प्रवासी वोटरों को भी साधने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को अब भी अपने प्रभारी का इंतजार है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी का उद्देश्य है कि चुनाव को चंपावत मॉडल पर जीतने का काम किया जाए, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को अपनी स्टार प्रचारक और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का इंतजार है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, उससे भाजपा की चिंता ज्यादा बढ़ने लग गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंत में सभी दल प्रवासी वोटर्स और पोस्टल बैलेट पर भी निशाना साध रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रवासी वोटरों को साधने का काम कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब पहुंचकर केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले मतदान के लिए प्रवासी वोटर्स से मतदान करने की अपील करने के साथ ही बैठक भी की। बाकायदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मोर्चा संभाला हुआ है। करीब 2500 प्रवासी वोटरों से संपर्क किया गया है। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि केदारनाथ आपदा के बाद बड़ी संख्या में केदारनाथ का पलायन से लोगों का पलायन हुआ उस क्षेत्र से, और उन सब ने ही हमारा हर राज्य के अंदर हमारा अपना उत्तराखंडी पार्टी का प्रकोष्ठ है, प्रवासी प्रकोष्ठ। उन प्रकोष्ठों के सब कार्यकर्ताओं से हमने मिलना, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सबका सहयोग हम चुनाव में लेते हैं। हमने अनेकों राज्यों में चुनाव के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में हो, लुधियाना हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, इन सब स्थानों के जो अपने प्रवासी उत्तराखंडी कार्यकर्ता हैं उनके साथ मेरा बैठना हुआ। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ बड़ी संख्या में, क्योंकि बाई इलेक्शन का एक माहौल होता है, मतदान भी कम होता है, तो हमने आह्वान किया है कि केदारनाथ के अंदर केदारनाथ के देवतुल्य स्वरूप को और विस्तार रूप देने के लिए, मोदी जी को समर्थन देने के लिए, पुष्कर धामी जी द्वारा जो काम उस क्षेत्र में किए गए उन कार्यों को और समग्रता के समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में जो प्रवासी मतदाता है वो भी केदारनाथ के मतदान के लिए पहुंचे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी वोटर को लेकर खूब कसरत कर रहे हो, मगर कांग्रेस के लिए टेंशन प्रभारी का एक चिमना होना है। कांग्रेस के नेता भले ही केदारनाथ में पसीना बहा रहे हो, मगर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा चुनावी रण और रणनीति दोनों से ही दूरी बनाए हुई है। मगर कांग्रेसी कह रहे हैं कि मैडम जूम बैठकों के जरिए से दिशा निर्देश देने का काम कर रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी का यदि एक प्रदेश अध्यक्ष उनके बीच में चला जाएगा तो ब्रेन वॉश हो जाएंगे सारे प्रवासी उत्तराखंडी। ऐसा तो होने से रहा, क्योंकि उनकी कुनीतियों से जो उत्तराखंड वासी जो भुगत रहे हैं, क्या प्रवासी उत्तराखंडियों तक उस बात की कोई खबर नहीं पहुंच रही होगी? जो पलायन हो रहा है, जो बेरोजगारी का आंकड़ा छप्पर फाड़ के बाहर निकल गया है, जिस महंगाई से यहाँ की जनता जूझ रही है, तो उन प्रवासी उत्तराखंडियों के रिश्तेदार तो उत्तराखंड में ही हैं। तो उत्तराखंड में क्या हालात इस सरकार के रजीम में हो गए हैं, क्या उनको वस्तुस्थिति नहीं बताई जा रही होगी? केवल महेंद्र भट्ट का उनके बीच में चले जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई जादूगर है महेंद्र भट्ट और वो 2,500 वोट अब पूरा लपालप जो है वो भाजपा को गिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए सुपड़ा तो इसमें भाजपा का साफ होने वाला है। एक तरफा मुकाबला है, वहां कोई मुकाबला ही नहीं है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार जिन प्रवासी वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने की बात बीजेपी कर रही है, क्या वास्तव में प्रवासी वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंच पाते हैं? और यदि पहुंचते हैं तो क्या कुछ अंतर चुनावी नतीजों में डालेंगे? इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। देहरादून से अभय चंतुरा की रिपोर्ट। तो किसकी हार किसकी जीत, प्रवासी किसे देंगे आशीर्वाद? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा है, हनी पाठक जी, बीजेपी का तेजतर्रार चेहरा है, युवा चेहरा है, साथ ही नीरज कोहली जी, वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकार, हमारे पुराने साथी, और साथ ही कुछ ही देर में तीसरी खिड़की भी खुलेगी जिसमें कांग्रेस के चेहरे भी होंगे। लेकिन पहले नीरज जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। केदारनाथ का रण कौन जीतेगा ये तो केदारनाथ की आवाम तय करेगी और बाबा केदारनाथ। लेकिन जिस तरह से इस लड़ाई को बीजेपी लड़ रही है, इससे पहले कभी आपने देखा कि इतनी बेचैनी बीजेपी के भीतर दिखाई दी हो चुनाव जीतने की, और वो भी उपचुनाव कि प्रवासियों को बुलाने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष दौड़ लगा रहे दिल्ली से पंजाब तक की? तिलक जी देखें कि ये सारा गेम जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने 2 उपचुनाव हारे हैं, उसके बाद से सारा का सारा जो आप कहेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो या रणनीति, ये सारी बदली हुई नजर आई है। क्योंकि पिछले 2016-17 के बाद अगर जिक्र करें 24 तक, तो लगातार आपने देखा होगा प्रदेश में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, जितने भी चुनाव हुए हैं लगातार बीजेपी ने एक तरफा जीते हैं और कांग्रेस को लगातार हार मिलती रही है। लेकिन ये 2 उपचुनाव ने जो बीजेपी को झटका दिया, जो सदमा दिया, उससे बीजेपी उभरने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ की सीट जो है वो राष्ट्र परिप्रेक्ष्य में उसका एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। वो आप और हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं जी। इसलिए उस सीट पर किसी भी तरह की भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो कम मतदाताओं वाली विधानसभाएं हैं, वहां पर कई बार जो है हार जीत बहुत छोटे मार्जिन से भी होती है। बिल्कुल। और नंबर 2 बात यह है कि जो उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में क्षेत्रीय लोग जो है रुचि भी कम लेते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, सरकार के मंत्री, संगठन के लोग, आउटसोर्स एजेंसी, और अब देखो प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उत्तराखंड की आवाम की याददाश्त वैसे भी बहुत मजबूत है। ऐसे भी चुनाव हुए जहां पर 4-4 वोट से प्रत्याशी चुनाव हारे। कितने? 4 वोट से। सुबोध उनियाल वाला प्रकरण याद होगा सबको। तो यहां तो 4 वोट से भी खेल हो जाता है, नहीं नीरज जी? इसलिए बीजेपी कह रही है कि भैया जितना कोटा अपना मजबूत हो जाए, भले ही दौड़ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पंजाब की भी। यही कहना चाह रहे हैं ना नीरज जी आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रही थी कि कई बार हार जीत बहुत कम मार्जिन से हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां 1 लाख से नीचे मतदाता है, तो वहां कभी कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहती। आपने पहली बार देखा होगा, बहुत सारे उपचुनाव हुए कि प्रवासियों को अट्रैक्ट करने के लिए संगठन के मुखिया हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के दौड़ लगा रहे हैं। तो उसका पीछे का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें और बीजेपी के पक्ष में वोट करें। तो ये कोशिश और ये प्रयास है
इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट पर। तो हनी पाठक जी, नीरज जी थ्योरी बता रहे थे कि आपके प्रदेश अध्यक्ष इतनी दौड़ क्यों लगा रहे हैं, तो इतना डर, इतनी बेचैनी क्यों है हनी जी? मंत्री, मुख्यमंत्री सब कैंप कर रहे हैं, क्या वजह है हनी जी? तिलक जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से देवभूमि उत्तराखंड का लोक पर्व की बहुत बहुत बधाई जी। अब तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक की दौड़, देखिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए वोट डलवाने के लिए प्रेरित करना, अगर हम सत्ता में हैं तो वोट डालने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अपने राज्य में बुलवाना, एक ये किसी भी राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। और मतदान केंद्र तक लेकर जाना भी एक राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य हम अपना निभा रहे हैं। और जहां तक प्रवासी उत्तराखंडी की बात है, तो हमारे उत्तराखंड, हनी जी अगर फोन प्लीज पास ले आए तो आपका ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अरे मेरी आवाज कम आ रही है, थोड़ा काम ज्यादा हो गया तिलक जी। मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी उत्तराखंड के लोगों के लिए, हमारे लिए गर्व का विषय रहेगा कि हम अपने उत्तराखंड में लोगों को जो बाहर चले गए हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, तो उनको अपने उत्तराखंड में वापस बुलाते हैं। और पहला उत्तराखंड जो उन्होंने क्रांति के समय देखा था, नहीं, वो तो सबको याद है, बाबा जी की सरकार थी तब, उस वक्त वो तबाही मची थी, वहां सबने देखा था। नहीं तिलक जी, मैं लगातार नहीं बोल पा रही, थोड़ा सा आज बीमारी को समझिए। अब जैसा ये कह रहे हैं कि अभी मैं गरिमा जी की बात सुन रही, उनका कहना था कि प्रवासी तो चले गए हैं, लेकिन उनके घर और परिवार के तो लोग यहाँ रह रहे हैं। और खुद ही गरिमा दसौनी जी कभी कभी बाइक के दौरान ये कहती हैं कि उत्तराखंड में परिवार सहित सब लोगों का पलायन हो चुका है। तो जो लोग खुद कंफ्यूज हैं वो इस तरीके की बातें नहीं हनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बेचैनी और इतनी, मतलब आप लोग तो पन्ना प्रमुख बनाकर भी चुनाव जीत लेते हो ना, आपको दौड़ लगानी पड़ रही है, इतना पसीना बहाना पड़ रहा है। हम अपने चुनाव में तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर सजग रहती है और चुनाव को लेकर गंभीर नहीं, इतना सजग तो नीरज जी ने भी देखा कभी, हमने कभी इतना सजग देखा कि आप प्रवासियों को बुलाने के लिए जो है उत्तराखंड से जो है दौड़ लगा रहे हो, और वो भी एक उपचुनाव को लिए। अरे तिलक जी, सुन तो लीजिए, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रवासियों को बुलाने की कवायद शुरू थी और विधानसभा चुनाव हर चुनाव में बुलाया जाता है, मैं जानता हूं हर चुनाव में बुलाया जाता है, लेकिन एक उपचुनाव में आप बुला रहे हो प्रवासियों को कि बुलाने के लिए जाने दौड़ लगा रहे हो। देखिए तिलक जी, चाहे उपचुनाव हो चाहे मेन चुनाव हो, लेकिन चुनाव में हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो भूमिका हर एक राजनीतिक दल को 100 बातों की एक बात है, बताइए कि भाई दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, कोई बात नहीं है। ये वही बात है। आप मानिए ना मानिए, मंगलोर और बद्रीनाथ में जो आपको चुनावी झटका लगा, वो आप गलती दोहराना नहीं चाह रहे। आप खैर संगठन के व्यक्ति, आप जानते हैं इस बात को, कोई बात नहीं। एक मिनट तिलक जी, 20 सेकंड। आप जो कह रहे हैं कि दूध का जला छाछ कर पीता, तो देखिए, हमने अगर जनता ने किसी कारणवश कहीं पे ठुकराया है तो उस कमी को पूरा करके फिर से पुरजोर तरीके से मैदान में उतरने का काम ही भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये बात बोलो हम करते हैं। एक मिनट, अभिषेक भंडारी जी तस्वीर पर हैं, एक मिनट मैडम, आप लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है, केदारनाथ में भी पूरा अमली जामा, यहाँ तो कांग्रेसी बेचारे, वो उनका तो अपना वॉर रूम भी वॉर जैसा नहीं है, वो तो वॉर ही होती रहती है वहां। खैर, भंडारी जी फोटो पर जुड़ गए हैं। भंडारी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, धन्यवाद तिलक सर। हाँ भंडारी जी, चुनाव में कांग्रेसी तो खूब पसीना बहा रहे हैं संगठन के नेता, लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी जी, वो केदारनाथ से दून और दून से दिल्ली और बाकायदा प्रवासियों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जिनको रणनीति आपके घर में बनानी चाहिए, उनका कुछ अता पता नहीं। ये प्रभारी जी कहां हैं, कुछ पता चला? तिलक जी, धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं अपनी और अपनी पार्टी की पहले बात बताऊंगा कि हमारे प्रभारी जी कहां हैं, हमारी रणनीति क्या बन रही है। हम केदारनाथ उपचुनाव को भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमारी जो प्रभारी है माननीय शैलजा जी, आज अपने वायनाड के चुनाव में
व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ का अभी नहीं किया है। जैसे ही कार्यक्रम समझ गए भंडारी, जारी होगा, समझ जी। गए, वायनाड के लिए व्यस्त है मैडम, केदारनाथ का कोई महत्व नहीं है। हाँ प्लीज नहीं, कंटिन्यू। क्यों महत्व क्यों नहीं है? नहीं महत्व क्यों नहीं होगा है? तो मैडम तो जी। कम से कम जूम से तो जुड़ रही थी कल तक, तो आप नहीं, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? अब तो जूम से एक बार- जुड़ना भी नेटवर्क में नहीं है मामला। आप एक बार जोड़ने की कोशिश तो कीजिए। मैडम जुड़ेंगी, क्यों नहीं जुड़ेंगी? जैसे नहीं तो आपने मैडम तो जुड़ रही है, मेरे को मालूम है जूम से जुड़ रहे हो आप। मैंने कहा जी। कि प्रभारी मैडम को पता है कि केदारनाथ में भी चुनाव है। बिल्कुल क्यों नहीं है? आपने एक बड़ी हास्यास्पद बात बता दी नहीं तो कि मैं कॉमेडी मैडम शो को- नहीं कर रहा हूं भंडारी जी, आप अपने ऊपर हंस रहे हैं। आप उस उत्तराखंड कांग्रेस पर हंस रहे हैं जो अपनी नहीं। तकदीर पर सोच रही होगी कि ऐसे प्रभारी मिले कि प्रभारी का वक्त ही नहीं अब उत्तराखंड में चुनाव लड़वाने का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह का अपना अपना महत्व होता है, यहाँ का भी महत्व है। मैडम हर बार हर जगह से मीटिंग ले रही है। जो चुनाव हाथ में है, जो चुनाव आपके हाथ में है, जैसे कि आप कहते हो वायनाड, तो यहां से वहां कुछ होगा नहीं। और जो चुनाव सबसे ज्यादा जीतना जरूरी है, यह प्रभारी की परीक्षा है। हरियाणा में क्यों लुटिया डूबी आपकी, जानते हैं ना आप, और उसमें कुमारी शैलजा जी का योगदान क्या है पूरा देश जानता है। और अब जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है केदारनाथ में प्रभारी की, और प्रभारी कह रहे कि वायनाड है। वाह भंडारी जी वाह, ऐसी चुनाव जीतोगे। नहीं तिलक सर, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, अभी आपकी बात का जवाब दूंगा। आपने पहले अभी चर्चा शुरू करी कि भाजपा ने अपने प्रवासियों को जोड़ने पे अपने लगा दिए हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, पहले हमारी सत्ताधारी पार्टी से चुनाव के समय ही प्रवासी वोटरों की याद क्यों आई? प्रभारी उनको मैं पूछ रहा हूं, आपके तो प्रभारी ही प्रवासी हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं है हमारे। नहीं वो तो कोई बात नहीं, आपका तो जी। ट्रैक रिकॉर्ड ही यही रहा है उत्तराखंड संगठन का, कांग्रेस क्यों का। नहीं है? नहीं, वही नहीं, ट्रैक ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड दोहरा रहे हो आप, कह रहे हो आपको हंसी आ रही है। नहीं जी, यहां नहीं। चुनाव हो रहा है केदारनाथ का, और पूरे देश में आपके नेता यूं नीरज जी, इनके नेता सदन में कहते हैं ये अवधेश जो है वो अयोध्या नरेश है। बताइए, अयोध्या को ये हर मंच पे दोहरा रहे हैं। और जब जहां केदारनाथ में इनको मालूम है कि अगर बीजेपी इस बार कुछ हो गया तो देश की सियासत में सुनामी आ जाती, लेकिन प्रभारी की कोई दिलचस्पी नहीं, प्रभारी की कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जनता ने मन बना दिया है कि भाजपा को इस समय उनके हमी जी। कार्यों के जी इनको केदारनाथ, बद्रीनाथ जो हमारे धाम है, इनको इन्होंने प्रवासी बना दिया है। और वोट इलेक्शन के समय, चुनाव के समय इनको प्रवासियों की याद आ रही है। आप हरियाणा जा रहे, लखनऊ जा रहे, पंजाब जा रहे, जहां जा रहे। एक और भंडारी जी रुकिए, हनी जी बोलिए क्या कहना चाहते आप क्या बोल रहे हैं, आपको खुद नहीं पता है। आप बोल रहे भाजपा अपने प्रवासी, क्या मतलब है अपने प्रवासी का? प्रवासी उत्तराखंडी है, उत्तराखंड के हैं और कोई पास सबके नहीं हैं। हनी जी। एक तरफ तो आपकी प्रवक्ता कहती है कि इन प्रवासी को भी पता है और वो वोट कांग्रेस को डालेंगे, और आप कहते हैं भाजपा अपने प्रवासी। तो अपनी ये जो लिटिल बिट कंफ्यूजन है आप लोगों को, उसको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करिए। हनी जी का प्लीज ऑडियो सही करवाइए, हनी जी के ऑडियो में दिक्कत आई। अभिषेक जी आखिरी बार कितने, खैर वो तो मेरे ख्याल से लगभग साल भर होने वाला होगा, कितने महीने हो गए होंगे जब आप प्रभारी नहीं आई है। लेकिन एक बात भंडारी जी मैं जानना चाहता था, भंडारी जी जी वैसे मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं, प्रभारी जी को पता है कि केदारनाथ में चुनाव है? तिलक सर, पार्टी का अपना डेकोरम है, चाहे भाजपा है, कांग्रेस है, कोई पार्टी अपना डेकोरम है। लेकिन मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी ये बताते हैं कि हमारे 2.5 लाख वोटरों पे, प्रवासी वोटरों पे नजर है, तो पहले इनको ये पता होना चाहिए कि केदारनाथ जो विधानसभा कितने मतदाता है, पुरुष मतदाता कितने, महिला मतदाता है कितनी, 1 लाख कुल मतदाता नहीं है, 2.5 लाख वोटरों पे इनकी नजर कैसी है? वो भाजपा के प्रवासी है। तो पहले आप अपनी ये लिटिल बिट कंफ्यूजन को दूर करिए। हनी जी, दूसरी चीज मैं आपको ये बता मैडम वो वैसे भी उनका नेटवर्क कमजोर है कांग्रेसियों का, आप रुक जाइए ना, वो वैसी तस्वीर पर है। एक मिनट मैडम, एक मिनट। हनी जी, कहीं ऐसा ना हो जिनको आप बुला रहे हैं जो प्रवासी उत्तराखंडी कांग्रेसी केदारनाथ के, तो ऐसा ना हो कि वो कहीं और बटन दबा दे
मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए तिलक जी देखिए, जब जनता हमें स्वीकार करती है तो भी उनके स्वीकार को हम लोग सिर माथे लेते हैं, जब स्वीकार नहीं करती है तो भी सिर माथे लेते हैं। जनता का फैसला सर्वोपरि फैसला है। लोकसभा चुनाव में हमने 5 सीट पे कमल खिला कर दी है, विधानसभा सीट में हमें जिताई है, आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है हमारे उत्तराखंड में। तो उसी प्रकार से अगर इसमें कुछ प्रवासी अगर जो आ रहे हैं, जैसा आप बता रहे, कुछ ऐसा होता है तो वो भी फैसला हमें मंजूर है, क्योंकि ये हमारी जनता है और जनता के हर फैसले हमें स्वीकार है, क्योंकि जनता नाराज नीरज जी, और जनता अपनाती भी है। नीरज जी, दूसरी बात में तिलक जी एक मिनट आ रहा हूँ, हनी जी एक मिनट, अभी 1 मिनट। कांग्रेस की एक मानसिकता है, तिलक जी बस 10 सेकंड और लूजिए। कांग्रेस की एक मानसिकता है, वो कहती है हमें उत्तराखंड से बहुत प्रेम है, लेकिन इनकी प्रभारी को उत्तराखंड से पता नहीं किस प्रकार की नफरत है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना प्रेम है कि यहाँ पर हमेशा सौगातों पर सौगातें देते हैं, केदारनाथ का पुनर्विकास का कार्य करते हैं, रोड एप्लीकेशन सेंटर यहाँ पे खुलवाते, तो हर चीज यहाँ होगी। आपकी बात आ गई। 1 मिनट नीरज जी, एक बात तो हनी जी ने बिल्कुल सही कही कि भाई केदारनाथ का जब जब जिक्र होता है तो देश के प्रधानमंत्री के लगाव का भी जिक्र हो जाता है, ये तो सबके सामने है। यानी कि अब केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर खुद पीएमओ की तरफ से मॉनिटरिंग हो रही होगी उदाहरण के तौर पर, और दिल्ली के जो बड़े बड़े नेता जो उत्तराखंड से जाते हैं उनके घर तो खुद प्रधानमंत्री बलौनी जी के यहां, तो ये सीधा मामला कनेक्ट है। और दूसरी तरफ प्रभारी जो कांग्रेस की है वो कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं मैडम, आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, वायनाड में है मैडम। बोले वायनाड में क्योंकि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, मतलब जो चुनाव ये मानते हैं कि हम जीते हुए हैं वहां पसीना बहाया जा रहा है, और जो चुनाव फंसा हुआ है जिससे पूरे देश की सियासत की तस्वीर बदलनी है, प्रभारी का कोई अता पता नहीं। यानी हरियाणा दोहराने की तैयारी है कि कुल्हाड़ी का है, पहले वहां जाके पैर मारेंगे फिर बात करेंगे। बात नहीं नीरज जी, बिल्कुल तिलक जी, इनकी जिस मुट्ठी में सब कुछ है युवराज और राजकुमार, उस मुट्ठी के लिए ताकत लगाई जा रही है। जो मुट्ठी खाली है उसकी तरफ अभी सोच और रणनीति बन रही है। आप देखें कि बेहतरीन बल्लेबाज वही होता है जो पिच के मिजाज को देखकर खेलता है। हाँ। 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे खासे मार्जिन से सीट जीती, कांग्रेस पार्टी दूसरे भी नहीं तीसरे नंबर पर रही। बीजेपी को मालूम है कि 2022 में अच्छे मार्जिन से सीट जीती हुई है, 10,000 से ऊपर वोटों से वोट सीट जीती हुई है। उसके बावजूद उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस सीट पे ताकत लगा रही है, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो, चाहे चुनावी प्रबंधन की बात हो, चाहे चुनाव की ब्रांडिंग की बात हो, संगठन की बात हो, सरकार की बात हो, क्योंकि पता है कि पिच का मिजाज जो है पिछले कुछ समय में बदला है, तो उसी हिसाब से खेलना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उतनी गंभीरता से केदारनाथ में नहीं खेल रही जितना मंगलोर में और बद्रीनाथ में कांग्रेस पार्टी ने खेला था। तो ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, दोनों में। और बाकी आपने बताया केदारनाथ कोई छोटा चुनाव नहीं है, केदारनाथ का एक राष्ट्रीय महत्व है। ये बात सही आपने कही कि केदारनाथ चुनाव में अगर 19-21 होगी तो देश में सुनामी आ जाएगी। इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत करीब से, बहुत नजदीक से समझ रही है। नहीं नीरज जी, ये रणनीतिक लिहाज से जो पूरी लड़ाई को लड़ा जा रहा है केदारनाथ में, क्योंकि उपचुनाव तो कई सीटों पर हो रहा है, इतनी चर्चा थोड़ी ना हो रही है किसी की। वो इसलिए इस केदारनाथ की चुनाव की चर्चा हो रही है कि केदारनाथ की जगह कहीं और किसी सीट पर हो, थराली पर हो, तो कोई तब चर्चा नहीं होती। देहरादून की किसी सीट पर हो तब चर्चा ना हो। ये तो इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि केदारनाथ से जुड़ा मसला है। बिल्कुल, वो उस लड़ाई को अगर कांग्रेसी प्रदेश प्रभारी ही गंभीरता से ना ले तो भंडारी जी जैसे नेता क्या करेंगे? वो तो बाद में यही होगा ना कि इन्हीं के सर पे ठीकरा फोड़ दो कि आपस में भिड़ रहे थे, लड़ रहे थे भैया, इसलिए हार गए। ये बड़ी दिक्कत वाली कहानी हो जाती किसी संगठन के लिए कि नहीं? मुझे तो लगता है ये कि देश की सियासत के लिए केदारनाथ की विधानसभा सीट जो है टर्निंग पॉइंट है, और कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारी टॉप लीडरशिप पर सीट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो ये छोटा विधानसभा चुनाव नहीं है, राष्ट्र महत्व का देश की सियासत में
बदलाव करने वाला चुनाव था। इसमें पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी, जो ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, जबकि चुनाव उसके काफी कुछ उसके हाथ में है, उसके बावजूद इतनी ताकत लगा रही है। 2022 में जीती हुई सीट है। भंडारी जी बात नीरज जी 100% की कह रहे हैं। अगर वाकई कांग्रेस इस चुनाव की अहमियत को समझती तो राहुल गांधी तक को यहां पे प्रचार के लिए बुला लेते, यहां पूरे देश का प्रचार हो जाता जी, समझ भंडारी। और आपके प्रभारी जो है वो वायनाड में, ये स्थिति है जनता के बीच में और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में क्या मैसेज जाएगा? तिलक सर, नहीं भंडारी जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। 2017 में जब सुनामी थी, सारे नेता वहां पर भर रहे हैं, इसका सीधा हनी जी आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। भंडारी जी बोलिए। जी, मैंने कहा तिलक सर, मैंने कहा जब 2017 में मोदी जी की सुनामी चल रही थी तो भी 2017 में हम केदारनाथ चुनाव जीते हैं और भाजपा के सामने उनको कड़ी पटकनी दी है हमने। और इस बार भी हम भाजपा के मुंह से ये जीत निकालेंगे, हम जीत के दिखाएंगे। हमारा कुशल प्रबंधन आप देखिए, हमारे ब्लॉक से लेकर हर न्याय पंचायत से गांव-गांव में प्रतिदिन दिन रात हर कार्यकर्ता अपना कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठे हैं, हम कोई चुपचाप नहीं बैठे हैं। हमने बद्रीनाथ चुनाव जीता है, मंगलौर जीता है और ये केदारनाथ उपचुनाव भी हम जीत के रहेंगे। भाजपा इसमें शिकस्त खाएगी और जनता इनको इनकी किए का जवाब देगी। इन्होंने जो केदारनाथ से लेकर हर जगह एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाई है। ठीक भंडारी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। लेकिन हनी जी, ये कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस वो चलता है ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कि भाई ये गड्डी तो यूं ही चलेगी, वो उत्तराखंड कांग्रेस का यही है, ये गड्डी यूं ही चलेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। कितने प्रभारी, कितने प्रदेश अध्यक्ष आए और गए, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है तिलक जी, बिल्कुल सही बात है। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये प्रवासियों को बुलाने के लिए तो आप लखनऊ, ये जो अपना लुधियाना तक दौड़ लगा रहे हो, दिल्ली तक, ये जो केदारनाथ में जो नाराज हैं उनको मना लिया ना, मैनेज हो गया मामला कि नहीं? देखिए, कोई हमारी पार्टी में नाराज था ही नहीं। अच्छा, नाराज था नहीं, अपनी बात रखा जाता है संगठन में, संगठन के बाहर किसी ने कोई भी बात नहीं रखी है। अच्छा, लोकतंत्र है, सबको वोट टिकट मांगने का अधिकार है। तो ऐश्वर्या रावत का वो व्हाट्सएप कोई और मैनेज कर रहा था? तिलक जी देखिए, उन्होंने खुद ये कंप्लेन करी थी कि उनका व्हाट्सएप हैक हुआ था, उन्होंने खुद ही कंप्लेन को दर्ज किया था। आपकी सरकार और उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। दूसरी बात तिलक जी सुनिए, एक बात मैं कह रही हूँ, हमारे यहाँ संगठन के बाहर जाके किसी ने कोई भी विवाद की बातें नहीं रखी। हाँ। जिस प्रकार कांग्रेस में लगातार अपने ही लोग बगावत करते नजर आए, इनके प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट जी की भी बात देख लीजिए। और प्रदेश मैडम, वो तो उनका पुराना कल्चर है, वहां तो लोकतंत्र ऐसा है, प्रदेश कार्यालय में लाठी डंडे चल जाते हैं। जनता भी देख रही है, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, जो व्यक्ति अपने से लड़ रहा है वो जनता के हित के लिए देखिए, मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। भंडारी जी कह रहे थे कि हम मंगलौर जीते। हनी जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये वो राज्य है जहाँ आ रहे हैं वहां का भी तो नाम लीजिए। हनी जी, ये वो राज्य है, कितनी विधानसभा है, आप मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। 1 मिनट ऑडियो नीचे। ये वो राज्य है जहां पर खंडूरी या जरूरी का नारा आपने दिया, लेकिन खंडूरी जी खुद चुनाव हार गए। ठीक, ये वो राज्य है जहां पर हरीश रावत 2-2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और दोनों की दोनों हार जाते हैं। ये वो राज्य है जहां पर सीएम धामी आपका फेस हुआ करते थे और खटीमा में खुद चुनाव हार गए। तो यहां उत्तराखंड की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मैं इसलिए आपको यह सलाह दे रहा था, जो नाराज हैं वो डिनर डिप्लोमेसी से तो मामला सुलझ जाएगा, लेकिन बाद में सुलझा है या नहीं सुलझा वो आपको तय करना है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया भंडारी जी, कंटिन्यू रखिए, प्रभारी जी को लेकिन बता दीजिएगा कब चुनाव है और कब खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच नीरज जी, आपका भी, भंडारी जी आपका भी, और हनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।